जय हिंद प्यारे बच्चों। आइए आज बात करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे। क्लास 12 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे सवाल बोर्ड एग्जाम में भी बनते हैं और नीट में भी बनते हैं। हाँ, आइए बात शुरू करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पे कुछ की पॉइंट हमने लिख रखे हुए हैं, है ना। पहले उसको समझ लेते हैं, फिर जा कर के वहाँ पे हम समझेंगे। देखिए क्या है कि इट बिगिंस विथ पॉलिनेशन एंड एंड विथ फर्टिलाइजेशन। जो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन है ना, वो पॉलिनेशन से स्टार्ट होता है और जाके एंड होता है फर्टिलाइजेशन पे। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है, इट इज अ डायनामिक मॉलिकुलर डायलॉग डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स। जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन है ना, मतलब जो पॉलन पिस्टिल के बीच बातचीत हो रही है ना, वो एक केमिकल के थ्रू होती है ना। पिस्टिल का जो स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा के पास भी कुछ विशेष टाइप के केमिकल्स होते हैं जो पॉलन के साथ रिसेप्शन में हेल्प करते हैं ना। ठीक है। स्टिग्मा हैज अ टू टाइप ऑफ एबिलिटी। फर्स्ट इज एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड सेकेंड इज एबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूस डायलॉग। मतलब जो ये स्टिग्मा है ना, इसके पास दो टाइप की एबिलिटी होगी। पहली एबिलिटी होगी कि पॉलन ग्रेन को पहचानने की, रिकॉग्नाइज टू पॉलन ग्रेन्स, और दूसरा है जो पॉलन आके यहाँ लैंड कर रहा है उसके साथ डायलॉग करने की, बातचीत करने की, है ना। बताया ही कि जो पॉलन और पिस्टिल के बीच बातचीत होगा वो केमिकल की सहायता से ही होगा, है ना। चलिए, तीसरी बात और आखिरी बात है ये, ऑल द इवेंट्स फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा to entry of pollen tube in the ovule are referred as pollen pistil interaction। मीन्स ये हुआ कि जब एंथर से निकला हुआ माइक्रोस्पोर स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा, तो स्टिग्मा पे लैंड करने से लेकर के ओब्यूल में पॉलन ट्यूब के एंट्री तक की जो पूरी घटना है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये 3 की पॉइंट है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के लिए। अब आइए थोड़ा यहाँ बात करते हैं किस प्रकार से ये घटनाएं घटती हैं, है ना। प्लांट तो वैसे होते बहुत सिंपल हैं, लेकिन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना इनमें, आप जानकर के हैरान रह जाएंगे, है ना। आइए बात करते हैं। देखिए, यह एक टिपिकल गायनोसियम का हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है और इसके बगल में जस्ट एक एंथर। ठीक है। एंथर से क्या निकलेंगे, एंथर से ही माइक्रोस्पोर निकलते हैं, है ना। 2 सेल स्टेज में निकलते हैं अधिकांश प्लांट्स में। मान लीजिए कि जो ये एंथर है ना, ये मान लीजिए ये ए स्पीसीज प्लांट का है ना। जो ये गायनोसियम है वो स्पीसीज ए प्लांट का है, और जो एंड्रोसियम है वो हो सकता हो कि ए भी क्या हो, ए स्पीसीज का हो, या हो सकता है कि स्पीसीज सेम हो लेकिन प्लांट डिफरेंट हो। बात समझ रहे हैं आप। जैसे मान लीजिए कि ये गायनोसियम हो गया ए स्पीसीज का, ठीक है। तो जिस प्लांट का ये गायनोसियम है उसी प्लांट का क्या होगा, ये एंथर होगा, उसी प्लांट का होगा, सेम प्लांट, स्पीसीज भी सेम, प्लांट भी सेम। हाँ, एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती है कि प्लांट दूसरा हो सकता है लेकिन स्पीसीज सेम हो सकती है ना। तो जैसे मान लीजिए ये एंथर है, सेम प्लांट ऑफ सेम स्पीसीज, जिस स्पीसीज का गायनोसियम है उसी स्पीसीज का एंथर है, और जिस प्लांट पे गायनोसियम है उसी प्लांट का एंथर है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ से इसने क्या किया, एक ना
पॉलिन ग्रेन बनाया जो आकर के यहाँ पे लैंड कर गया। ठीक है, ये कब है? सेम स्पीसीज सेम प्लांट। ठीक, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? स्पीसीज तो सेम होगी लेकिन ये एंथर डिफरेंट प्लांट का होगा। तो मान लीजिए एक डिफरेंट प्लांट, मान लीजिए ये बी प्लांट का है, स्पीसीज सेम है। मान लीजिए ए भी क्या बनाता है? ए भी स्पोर बनाता है, माइक्रो स्पोर बनाता है। इसका माइक्रो स्पोर भी क्या कर गया? आगे यहाँ पे लैंड कर गया। ठीक है ना। और एक पॉसिबिलिटी और है, आपको पता है कि जो स्टिग्मा है ना वो चिपचिपी होती है, वैक्सी होती है, प्रोटीन्स होते हैं वैक्सी, है ना। और ये एयर में एक्सपोज रहती है ना। तो जब एयर में एक्सपोज रहती है ये, तो स्टिग्मा पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन आके लैंड करते होंगे ना। तो मान लीजिए कि ये ए स्पीसीज का प्लांट है और इस पे किसी डिफरेंट स्पीसीज का प्लांट आके क्या कर गया? लैंड कर गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि हाँ, जो ये एंथर है वो डिफरेंट स्पीसीज का है, इसका भी जो माइक्रोस्पोर है वो आके यहाँ पे लैंड कर गया। ठीक है, अब जो है स्टिग्मा पे कुल जो है 3 प्रकार के पॉलन ग्रेन आके लैंड कर गया। ठीक है ना। अब क्या तीनों जर्मिनेट होंगे? नहीं, जर्मिनेट कोई एक ही होगा। ठीक है ना। अब जर्मिनेट होने का कंडीशन क्या होगा? क्योंकि मैंने बताया ही आपको कि स्टिग्मा के पास क्या होते हैं? एबिलिटी होती है रिकॉग्नाइज करने की, है ना, और डायलॉग करने की भी एबिलिटी है। मतलब स्टिग्मा के पास एबिलिटी है इन परागकणों को पहचानने की और उनको जर्मिनेट होने के परमिशन देने की। तो होता क्या है ना, यहाँ पे देखिए, जो एलो वाला पॉलन ग्रेन है ना वो है तो सेम स्पीसीज का बट सेम प्लांट का है ना। और यहाँ पे जो ये रेड वाला है ना पॉलन ग्रेन, वो है तो सेम स्पीसीज का बट डिफरेंट प्लांट का है। तो स्टिग्मा करती क्या है ना, इनको फैसिलिटेट होने का चांस कम देती है ना, और इनको फैसिलिटेट होने के चांस ज़्यादा देती है। इनका तो कोई सवाल ही नहीं है ना, ये तो जर्मिनेट ही नहीं होंगे क्योंकि वो डिफरेंट स्पीसीज के हैं। ये आकर के यहाँ अपना केमिकल ड्रॉप करेगा स्टिग्मा पे, स्टिग्मा भी अपना केमिकल ड्रॉप करेगी और रिसेप्शन नहीं होगा, ये इनको सेलेक्ट नहीं करेगी, ये जर्मिनेट नहीं होंगे, पॉलन ट्यूब नहीं बनेगा यहाँ पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे दोनों में पॉलन ट्यूब बनने की पॉसिबिलिटी है ना। तो अब आप सोचेंगे सर कौन सा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होएगा? तो जो स्टिग्मा है ना वो इनको भी मौका दे रही जर्मिनेट होने का और इनको भी दे रही है, लेकिन इनको अधिक देगी, है ना। मतलब रेड वाले पॉलन ग्रेन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी जर्मिनेट होने की। क्यों होगी? क्योंकि ये सेम स्पीसीज डिफरेंट प्लांट है ना। और जब डिफरेंट प्लांट है तो यहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा जीन पूल क्या होगा इसका? अलग होगा, है ना। तो आप यूँ समझो कि रेड वाले की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना। रेड वाला जो पॉलन ग्रेन होगा वो जर्मिनेट होगा, है ना। यूँ समझो अगर परसेंटेज की बात करें तो ये 20% के आसपास पॉसिबिलिटी होगी और 80% किसका होगा? रेड वाले का होगा, है ना। क्यों? बताया ना मैंने कि डिफरेंट प्लांट का है तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या होगा? काफ़ी अलग होगा और स्टिग्मा इसको ही प्रीफर करेगी कि जर्मिनेट हो के तुम आओ यहाँ पे पॉलिनेशन करो, फर्टिलाइजेशन करो और जायगोट बनाओ। इससे क्या होएगा? मान लीजिए अगर ये जर्मिनेट होके आता है ना यहाँ पे और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनाता है, जायगोट के बाद सीड बनता है, तो सीड उतना स्ट्रांग नहीं होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे रेड वाला अगर जर्मिनेट होके आता है और जाके जायगोट के बाद सीड बनाता है ना, तो वो सीड क्या होगा? स्ट्रांग होगा। उस सीड के पास क्या होगी? रोगों से लड़ने की शक्ति होगी, है ना। तो
जो स्टिग्मा है ना वो रेड वाले पॉलन ग्रेन को फैसिलिटेट करेगी कि तुम जर्मिनेट होके आओ और पॉलिनेशन करो। ठीक है, ये बात हो गई। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे बताया ना मैंने इंटरेक्शन कैसे होता है, तो पॉलन और पिस्टिल के बीच इंटरेक्शन कैसे होगा? केमिकल की सहायता से ही होगा, है ना, केमिकल की सहायता से होगा। स्टिग्मा पे ना बेटा कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे शुगर्स होते हैं, यहाँ पे लिपिड्स होते हैं, H2O होता है ना, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, अमाइनो एसिड, कैल्शियम आयंस वगैरह होते हैं, है ना। तो इन केमिकल की हेल्प से ही इनके बीच क्या होगा? इंट्रैक्शन होएगा। और यहाँ पे ना बेटा, यहाँ पे जर्म पोर होएगा, ये जर्म पोर है, और यहाँ से क्या होगा? ये यहाँ से निकलेगा जर्म पोर ऐसे ऐसे, और यहाँ पे मेल गैमेट फर्स्ट, मेल गैमेट सेकेंड, और यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, है ना। अब ये जाके कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा एग सेल से, और ये मिलेगा पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई अपने आप में क्या होती है? डिप्लॉयड होती है ना। जब ये एक सेल से मिलेगा तो यहाँ से क्या बनेगा? जाइगोट बनता है, और यहाँ पे एंडो स्पर्म बनता है। जाइगोट 2n होता है और एंडो स्पर्म 3n होता है। ठीक, अब यहाँ पे ना बेटा जो ये है ना, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, तो इसका कोई काम है नहीं, वो डिजनरेट हो जाता है। हाँ, लेकिन जब तक होता है तब तक पॉलन ट्यूब को प्रोपेगेट होने में हेल्प करता है, पॉलन ट्यूब को बढ़ाने में सहायता करता है। ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब थोड़ा सा बात कर लें जर्म पोर का, है ना, लास्ट लेक्चर में रह गया था। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं ना, जितने भी डाइकॉट्स प्लांट होते हैं उनमें जनरली 3 जर्म पोर्स पाए जाते हैं, और जितने मोनोकॉट्स प्लांट होते हैं उनमें जनरली 1 जर्म पोर पाया जाता है। इसको नोट करिएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने वाली बात यह है कि रेननकुलस जो प्लांट है ना, वो रेननकुलेसी फैमिली का है। रेननकुलेसी फैमिली के प्लांट्स को हम बटर कॉप के नाम से भी जानते हैं, है ना। ये मतलब ये बहुत पुरानी फैमिली है, बड़ी फैमिली है ये, है ना। इन प्लांट के फॉसिल मिले हैं, है ना, इस प्लांट के फॉसिल मिले हैं, बहुत पुरानी फैमिली है ये। तो रेननकुलस में 15 से 30 जर्म पोर होते हैं, है ना। रेननकुलस में 15 से 30 जर्म पोर होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और यहाँ पे समझिए, पॉलन ग्रेन पॉलन सैक से मुक्त होने से पहले ही जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं। हाँ, ये तो पहले ही बताया था मैंने आपको। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये है आपका यहाँ पे पॉलन सैक होगा, तो यहाँ से जब माइक्रोस्पोर निकलेगा ना, उसके पहले ही क्या होगा, यहाँ पे जर्मिनेशन शुरू हो जाता है ना। और यहाँ पे बेसिकली जो न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होके 2 न्यूक्लियस में बट जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस। फिर जाकर के यहाँ पे लैंड करता है, फिर जाकर के वहाँ पे पॉलन ट्यूब डेवलप होती है। ठीक, अच्छा, अब बात करते हैं, है ना, अलग अलग प्लांट में ना अलग अलग पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन अलग अलग टाइम पे होता है। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हॉट क्लाइमेट पे होते हैं, है ना, तो उनका माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस होएगा ना वो तुरंत डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि एमएमसी से अगर माइक्रोस्पोर बन रहा है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो कैलोज की कवरिंग होती है ना, कैलोज की कवरिंग कैलेज नामक एंजाइम से टूट जाती है, और यहाँ से माइक्रोस्पोर बाहर निकल जाते हैं, है ना। तो एमएमसी से
क्या बनता, माइक्रोस्पोर टेट्राड। माइक्रोस्पोर टेट्राड की कैलेज कवरिंग टूटती है और क्या निकल जाते हैं, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर बाहर निकलेगा ना तो इसका न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, तुरंत दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। कौन से प्लांट में, जो प्लांट हॉट क्लाइमेट में होते हैं, उष्ण जलवायु में होते हैं, है ना। इसके उल्टा जो प्लांट कोल्ड क्लाइमेट में होते हैं ना, उन प्लांट का जो माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस होएगा ना, वो तुरंत जर्मिनेट नहीं होगा, वह कुछ पल के लिए रेस्टिंग स्टेज में जाएगा, कुछ पल वो आराम करेगा, आराम होने के बाद वो जर्मिनेट होगा, है ना। ये रह गई बात। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड का, है ना। पहले बता ही चुका हूँ लेकिन फिर भी एक समझिए यहाँ पे। माइक्रोस्पोर टेट्राड मुख्य रूप से प्लांट्स में 5 प्रकार के देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज टेट्राहेड्रल, सेकेंड इज आइसोबायलेटरल, थर्ड इज डेकुसेट, इसको ऑब्लिगेट भी कहते हैं, फोर इज टी सेफ और फिफ्थ इज लीनियर, है ना। टेट्राहेड्रल में देखिए, टेट्राहेड्रल टाइप ऑफ टेट्राड जो है प्रेजेंट होते हैं कहाँ, डाइकॉट्स प्लांट में। जितने भी डाइकॉट प्लांट होते हैं ना, डाइकॉट प्लांट के जो टेट्राड होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं। मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स प्लांट के, मोनोकॉट प्लांट्स के जो टेट्राड होते हैं वो आइसोबायलेटरल होते हैं, है ना। डेकुसेट या ऑब्लिगेट पाया जाता है पॉलीएंथस ट्यूबरोसा, रजनीगंधा कहते हैं इसको, इसमें पाया जाता है। टी से पाया जाता है मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा में, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और जो लेनियर होगा वैसा टेट्राड पाया जाएगा मिमोसा पुड्डिका में, इसको छुई मुई भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है आपके लिए कि एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में 5 प्रकार के टेट्राड देखने को मिलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपको पराग नली का बीजांड में प्रवेश, एंट्री ऑफ पॉलिन ट्यूब इन अ ओब्यूल, है ना। ओब्यूल में पॉलिन ट्यूब मुख्य रूप से 3 प्रकार से एंट्री लेती है ना। पहला होएगा माइक्रोपाइल से, जिसको पोरोगैमी बोलते हैं। इट इज अ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पोर, अगर इस पोर से पॉलिन ट्यूब जा रहा है ओब्यूल तक, एम्ब्रायो सैक तक, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। यहाँ पे ना जो पॉलिन ट्यूब है ना, पॉलिन ट्यूब चलाजा को तोड़ करके एंट्री पाएगी, है ना। ये भी तो जाएगी माइक्रोपाइल से ही, क्योंकि यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होती हैं, यहाँ की जो सेल क्या होती है, यहाँ पे फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होती हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बोरेन, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, बोरेन। जो फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स है ना यहाँ पे, वो बोरेन तत्व का सिक्रेशन करती है ना। और पॉलिन ट्यूब में ना बेटा बोरेन, बोरेन की कमी होती है, क्या होती है, कमी होती है। तो इसलिए पॉलिन ट्यूब ओब्यूल में चाहे जहाँ से एंट्री पाए, लास्ट में उसको सिनर्जिड सेल से ही एंट्री पानी है, क्योंकि सिनर्जिड सेल में क्या होती हैं, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स होती हैं जो बोरेन नामक एलिमेंट्स का सिक्रेशन करती हैं, और बोरान को पाने के लिए जो पॉलिन ट्यूब है वो यहीं से एंट्री करेगी, लेकिन ओब्यूल में तो कहाँ से घुसी है, वो चलाजा से, तो इसको क्या बोलेंगे, चलाजोगैमी, ठीक है। और एक तीसरा है बेटा पॉलिन ट्यूब इंटुगमेंट से, इंटुगमेंट इसको बोलते हैं आउटर इंटुगमेंट, और इनको बोलते हैं इंटिगमेंट, है ना। अब यहाँ देखिए पॉलिन ट्यूब कहाँ से एंट्री कर रही है, इंटुगमेंट से, इंटुगमेंट से क्या बोलेंगे इसको, मेसोगैमी, है ना। मतलब यूँ समझो कि चलाजल इंड, माइक्रोपाइल इंड और इनके बीच में इंटुगमेंट, बीच से घुस रही है, मध्य भाग से घुस रही है, तो क्या बोल देंगे इसको, मेसोगैमी, ठीक है। ये रही बात
कल मेरी बात होगी आपसे परागकणों के जीवन काल, परागकणों के हानिकारक प्रभाव और परागकणों के लाभदायक प्रभाव पे। ठीक है, यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।